हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के एमसीक्यूज, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी हम लोगों ने अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वो क्लास हमें बीच में ही रोकनी पड़ी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पुराने क्वेश्चन हमारे रहेंगे थे पिछली क्लास के उसको भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो आज क्लास होने वाली जो आज क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ये क्लास उन छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन छात्रों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, ईपीएफओ का, और अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में। हमारे ऐप का नाम भी एग्जाम वेब है, और हमारे कोर्स की बात करें तो जो भी साथी यूपीएससी ईपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी माध्यमिक बैच, जो आपको मात्र मिल रहा है 449 में बैच मिल जाएगा, जिसमें हम आपको हिंदी माध्यम में तैयारी कराने वाले हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका लेवल लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ये सब हम कैसे कराने वाले हैं, सब आपको हम हिंदी माध्यम में तैयार कराएंगे। एकदम हिंदी माध्यम में सारे आपको नोट्स दिए जाएंगे, चाहे वो आपके क्लास नोट्स हो या आपके शॉर्ट नोट्स हो। देखो साथियों, जो आपका एग्जाम है काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, और आप अपनी तैयारी को करने के लिए अब वो समय नहीं रहेगा कि हम लेंदी लेंदी नोट्स पढ़ें। तो अब क्या करना है, हमें एक ऐसी टिप वीडियो देखनी है या हम लोग ऐसे नोट्स देख सकते हैं जो क्या है, जो हमें शॉर्ट नोट्स को दिखाए और हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ा दे, ताकि हमारे एग्जाम वो बेहतरीन ढंग से निकल जाए, हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाए। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। यहाँ आपको 100 नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि 100 नोट्स ही दिए जाएंगे, आपको फुल ही नहीं पढ़ाया जाएगा, फुली पढ़ाया जा रहा है और शॉर्ट नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप एग्जाम वेब भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि आप यदि हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST 100, क्या FEST 100 यदि कूपन कोड इस्तेमाल करते हो तो यही आपको 449 रुपए का कोर्स मिल जाएगा, मात्र 349 रुपए में। कितने? 349 रुपए में कोर्स आपको मिल जाएगा। तो देर मत करिए, कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को एक नया पंख दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे कुल पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन छूटे थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। वही जो हमारी पुरानी क्लास थी उसी से हम लोग शुरू करने वाले हैं, पुरानी कक्षा से। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि शेयरों के प्रति अभिवादन, सॉरी क्या है, अभिधान, शेयरों के अति अभिधान, ठीक है, शेयरों के अति अभिधान में मामले में यदि कंपनी अनुपातिक आवंटन का उपयोग करती है तो अतिरिक्त आवेदन राशि का क्या किया जाएगा। अतिरिक्त आवेदन राशि का क्या है, यानी जो हमारी शेयर है उसको हमने बांट दिया, लेकिन जो हमारी राशि बच रही है, हमारे पास पैसा बच रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। इसे हमेशा आवेदकों को तुरंत वापस कर दिया जाएगा, इसे आवंटन राशि या भविष्य के किस्तों के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा कि यदि क्वेश्चन बचता है, यदि पैसा बच रहा है, तो इसे क्या है, भविष्य के किस्तों के भुगतान के लिए सुरक्षित कर लिया जाएगा, उसमें ये उपयोग किया जाएगा। इसको कहीं बांटा नहीं जाएगा, इसको कहीं वापस नहीं किया जाएगा यदि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा इसका, 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कहता है कि कंपनी में क्या है, आंतरिक लेखा परीक्षा, क्या है, आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। बाहरी वैधानिक लेखा परीक्षकों को बदलना है, केवल वर्ष के अंत में वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाना। अगला देखिए, प्रबंधन को कंपनी के संचालन, नियंत्रण, शासन प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, इसकी सहायता प्रदान करता है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है, लास्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि कर अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट को तैयार करना। तो देखिए साथियों, ये होता है जो आपकी आंतरिक लेखा परीक्षा होती है, ये कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें कंपनी के संचालन, नियंत्रण और जो भी कंपनी में चल रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको अनुपालन करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं उसकी देखरेख के लिए आयोजित की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर माना जाएगा सी, इसका सही आंसर है कि प्रबंधन को कंपनी के संचालन में, उसके नियंत्रण में और शासन प्रक्रियाओं को, इसकी दक्षता को, प्रभावशीलता के लिए, मूल्यांकन के लिए यह उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फर्म को
दिवालिया कब माना जाता है? दिवालिया की बात की जा रही है कि एक फर्म को, एक कंपनी को दिवालिया कब माना जाएगा। देखते हैं ऑप्शन। जब उसकी चालू देताएं, क्या है, चालू देताएं उसकी चालू संपत्ति से अधिक हो जाती है, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, जब उसकी कुल राजस्व प्राप्तियां उसकी कुल राजस्व राजस्व व्यय से कम हो जाती हैं, ये भी आपका नहीं होगा। जब उसकी कुल संपत्तियां उसकी बाहरी देयताओं को चुकाने के लिए अपर्याप्त होती हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो उसके बाहरी देता है, जो उसके कर्जदार हैं, उसके पास क्या है, और फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने कर्जदारों का पैसा चुका सके, तो क्या करेगा, वह अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा कि मैं तो हूँ दिवालिया, अब मैं किसी को पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं कर्जदार हो गया हूँ, मैं दूसरे को अब जो मैंने कर्जा लिया है वो मैं कर्जा नहीं दे सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा कि एक फर्म दिवालिया कब माना जाएगा, जब वह अपने ऋण कर्जदारों को, यानी जिसने उसने जो कंपनी ने जिससे ऋण लिया है वह उसको ये पैसा नहीं दे पाता है, तो वह कैसा माना जाएगा, वह दिवालिया माना जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, यही आपका हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन हमारा है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लाभ और हानि वियोजन खाता, कौन सा है, लाभ और हानि विनियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में क्या दिखाना जाता है, क्या दिखाया जाता है, ये आपको बताना है, क्या दिखाया जाता है किसमें, क्रेडिट पक्ष में। कौन से, क्रेडिट पक्ष में क्या दिखाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। भागीदारी को, जो भागीदार है को पूंजी पर ब्याज, भागीदारी के आहरण पर ब्याज, भागीदारों का ब्याज, वेतन और कमीशन, और अगला कहता है वर्ष के दौरान हुई परिचालन हानियां, वर्ष के दौरान हुई परिचालन हानियां। कौन सा इसका सही आंसर होगा, 5 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा, आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, इसका हो सकता है। चलिए, तो यहाँ देखिए बात की जा रही है प्रॉफिट और लॉस की बात की जा रही है, लाभ और हानि की बात की जा रही है, ठीक है। और किसमें, क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट पक्ष में आपका क्या आता है, तो क्रेडिट पक्ष में आपके भागीदारों के आहरण पर ब्याज आता है, क्या आता है, ब्याज आता है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा बी, ब्याज हमारा आता है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नकदी प्रवाह विवरण को, इसकी ये बात की जा रही है, नकदी प्रवाह विवरण की बात की जा रही है कि प्रत्यक्ष, सॉरी, अप्रत्यक्ष विधि के तहत ट्रेड बैप पे, किसकी बात की जाए, ट्रेड बैप में कमी को परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ में कैसे समायोजित किया जाएगा, कैसे समायोजित किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। नकद बहिर्वाह को, ठीक है, नकदी जो है इसको इसके रूप में घटाया जाता है, नकद प्रवाह के रूप में जोड़ा जाता है, निवेश गतिविधि को किसके, निवेश गतिविधि के रूप में जोड़ा जाता है, और लास्ट ऑप्शन कहता है कि वित्त पोषण गतिविधि के रूप में दिखाया जाता है। तो शुद्ध लाभ की बात की जाए कि शुद्ध लाभ की गणना कैसे की जाएगी, नगद प्रभाव की गणना के लिए। तो सही आंसर होगा कि जो नगद प्रभाव होगा इसको यदि जोड़ दिया जाएगा तो शुद्ध लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखांकन का कौन सा सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इनको नोट टू अकाउंट, क्या है, नोट्स टू अकाउंट के माध्यम से खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही वह क्या है, मुख्य बैलेंस शीट इसके मद में हो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत जो आपका होता है, द्वैत पहलू सिद्धांत, पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत, और मनी मैनेज, क्या है, मेजरमेंट सिद्धांत। कौन सा है, मनी मेजरमेंट सिद्धांत। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिद्धांत की बात की गई, कंपनी के वित्तीय विवरण, क्या है, आपके कंपनी के वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इसको नोट्स टू अकाउंट में माध्यम से खुलासा किया जाना चाहिए। तो यदि जो कंपनी के उपयोगकर्ता हैं, ठीक है, उनको ऐसी जानकारी प्रदान की जाए, तो उनको ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए, क्या हो, जो उनके बैलेंस शीट के मद में ना हो और अकाउंट में लिखा जाए। तो सही आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण। क्या है आपका, पूर्ण प्रकटीकरण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनको ये हमें दिखाया जाना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में आय व्यय क्या है, इस हमें दिखाया जाना चाहिए कि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनके प्रति हमारा क्या, हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष भावना बनी रहे उनके साथ। में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारे उपयोगकर्ता उनको ये लगे कि हम उनके साथ कोई धोखाधड़ी या कर रहे हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर हमारा हो जाएगा 20, सॉरी सी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी ने 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 5 शेयर जिन पर 7 रुपए, कितना है, 7 रुपए प्रति शेयर मांगा गया है,
गैर भुगतान के लिए जब्त कर दिए गए हैं। इन शेयरों पर 4 रुपए प्रति प्राप्त हो चुका है। बाद में कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर पर इन 500 शेयरों को पुनः जारी किया है, जिसे पूर्ण रूप से प्रदत्त माना गया है, यानी फुली पेड माना गया है। पूंजी आरक्षित खाता में स्थानांतरित की जाने वाली राशि क्या होगी? क्या राशि क्या होगी? तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कितने शेयर हमारे हैं? टोटल हमारे शेयर है 500। ठीक है, 500 शेयर हैं। उसके बाद बात कीजिए जिन पर 7 रुपए प्रति शेयर मांगा गया है गैर भुगतान के लिए जब्त प्राप्त के लिए इन शेयरों पर 4 रुपए प्रति शेयर प्राप्त हो चुका है। तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 4 रुपए प्रति शेयर प्राप्त हुआ, यानी 500 गुणे हम लोग 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2000। तो 2000 रुपए हमें प्राप्त हो गए हैं। और यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था हमारा 10 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य 10 था। कंपनी ने बाद में 9 रुपए प्रति शेयर कर दिया, यानी कमी कर दी है। तो ठीक है, तो 10 माइनस यदि हम लोग 9 करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आपका आएगा, आपका 1 आएगा। तो ये हमारी कुल क्या आएगी? हम लोग कह सकते हैं ये कमी की गई है। तो कुल रुपए की यदि हम लोग बात करेंगे तो हमारे कितने शेयर थे? तो हमारे कुल थे 500 शेयर थे। कितने थे? 500 शेयर थे। तो 500 शेयर निकालेंगे तो 500 में गुणे हम लोग 1 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? तो साथियों हमारा आ जाएगा 500। 500 हमारा आ जाएगा, ये हमारी कमी दर्ज की गई है। अब ये पूछा गया है कि स्थानांतरित की जाने वाली जो हमारे अकाउंट है, अकाउंट में कितनी राशि जो है स्थानांतरित की जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी 2000 से 500 घटा देंगे। 2000 से 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 1500। कितना आ जाएगा साथियों? 1500 इसका आंसर आ जाएगा। 1500 राशि है वह स्थानांतरित की गई थी। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा 1500। आगे क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यदि कंपनी पूंजीगत प्रकृति की हानि जैसे क्या है सद्भावना का अपलेखन उठाती है तो इसका निपटान किस विधि से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो किसका जवाब? बात सीधी सीधी बात की गई, इसका निपटान है किस विधि से किया जाना चाहिए और प्राथमिकता यहाँ पे किस चीज की दी जानी चाहिए। तो केवल लाभ और हानि खाते की, केवल सामान्य आरक्षित खाता, पूंजी आरक्षित या प्रतिभूति विनिमय, प्रतिभूति जो आपका प्रीमियम खाते में और कर्मचारी के स्टॉक विकल्प योजना में। तो इसका निपटान किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो ये आपका होता है पूंजी आरक्षित या हम लोग कह सकते हैं प्रतिभूति प्रीमियम। इस अकाउंट से आपका किया जाना चाहिए। यदि आपका लाभ हानि जैसे हम लोग कहेंगे सद्भावना का अपलेखन उठाती है तो इसका निपटान किया जाना चाहिए किससे? तो प्रतिभूति प्रीमियम से किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी कंपनी का संपत्ति पर प्रतिबल इसके इक्विटी पर प्रतिबल से अधिक है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? यहाँ पे बात की गई कंपनी का जो संपत्ति का प्रतिबल है और इक्विटी का प्रतिबल है इससे अधिक है तो क्या होगा? कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता कमजोर है, कंपनी के कमजोर कमजोर सॉरी कंपनी की पूंजी संरचना में ऋण का उच्च अनुपात है। अगला कहता है कंपनी ने अपने ऋण के वित्त पोषण के लिए उच्च लागत का भुगतान किया है। अगला कहता है कंपनी के पास कोई बाहरी ऋण या बहुत कम ऋण है, कोई बाहरी ऋण नहीं है या बहुत कम ऋण है। तो यहाँ देखिए बात की जा रही है कि जो कंपनी है इसका संपत्ति है इसका प्रतिबल जो इक्विटी है क्या है उससे अधिक है। जो इक्विटी से अधिक है तो यानी उसके पास कोई ऋण नहीं है। क्या है? उसके पास कोई ऋण नहीं है या हम लोग कह सकते हैं उसके पास जो ऋण है बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही पुनः बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में, हमारे बैच के बारे में। मात्र 349 में मिल रहा है यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST100 कूपन को इस्तेमाल करते हो तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 349 में कोर्स आपको मिल जाएगा। और यदि इस क्लास की जो आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको जाकर हमारे जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो, हाँ आपको उसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बही खाता पद्धति और लेखांकन के बीच के संबंध को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। लेखांकन के बारे में पूछा गया है और बही खाता पद्धति के बारे में पूछा गया है। तो जो लेखांकन है और इसके बारे में देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि बही खाता पद्धति केवल एक कला है जबकि लेखांकन जो है केवल एक विज्ञान है। अगला ऑप्शन कहता है कि लेखांकन बही खाता पद्धति से शुरू होता है और जबकि बाद में समाप्त होता है। ये तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले शुरू होता है और बाद में समाप्त होता है, पहले तो शुरू होता है। ठीक है, ये पहले तो शुरू होता है, ये तो बात सही है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बही खाता पद्धति में लेखांकन का आधार है, यह लेखांकन प्रक्रिया का
प्रारंभिक चरण माना जाता है। बिल्कुल बात सही है, ये आपका सही होगा। जो बही खाता पद्धति होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वित्तीय लेन देन है, जो बही खाता है उसको वित्तीय जो लेन देन है उसमें वित्तीय लेन देन की जानकारी हम लोग बही खाता में रखते हैं। और जो हमारा लेखांकन होता है उसका जो बेसिक आधार होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लेखांकन करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो हम लोग बही खाता से ही आपका शुरुआत करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, स्थायी पूंजी पद्धति के तहत पूंजी पर ब्याज कहाँ से प्राप्त किया जाता है। पूंजी पर प्राप्त जो है, पूंजी पर ब्याज की बात की जा रही है स्थायी पूंजी पद्धति में। यह एक पूंजीगत व्यय है, इसे सीधे बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है, इसे लाभ और हानि खाता में डेबिट किया जाता है, इसे लाभ और हानि विनियोजन खाता है इसमें डेबिट किया जाता है, या इसे सीधे साझेदारों की पूंजी खाता में क्रेडिट किया जाता है। इसमें कौन सा सही इसका आंसर होगा, कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, इसे लाभ और हानि वियोजन खाता में डेबिट किया जाता है। किसमें, लाभ और हानि खाता वाले में वियोजित किया जाता है। सी आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। आया क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखांकन मानक AS2 के बारे में बात कर रहा है, जिसमें इन्वेंट्री का मूल्यांकन के अनुसार इन्वेंट्री की लागत की गणना निम्नलिखित में से इसमें शामिल नहीं है। कौन सी गणना है इसमें शामिल नहीं है। देखिए, खरीद की लागत बिल्कुल शामिल होती है, इन्वेंट्री को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान पर लाने की परिवर्तन लागत, बिल्कुल ये भी आपका होता है, खरीद से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय, ये भी आपका ठीक होता है, विक्रय लागत तो ये आपका नहीं होता है, विक्रय लागत आपका नहीं होता है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम जो माल बेच रहे हैं उसका भाड़ा हो गया, उस माल को बेचने के लिए जो हमने विज्ञापन किया वो आपका हो गया, ये सब आपकी विक्रय लागत में आता है। और विक्रय जो लागत होती है वो आपके इन्वेंट्री के मूल्यांकन में, या उसकी कह सकते हैं इन्वेंट्री की लागत में नहीं काउंट की जाती है। सही आंसर क्या होगा इसका, डी का सही आंसर होगा। कौन सा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, जब एक जनरल प्रविष्टि को पूरी तरह से दर्ज करने में चूक, क्या है, जनरल प्रविष्टि है और पूरी तरह से दर्ज करने में चूक की गई है, अर्थात ना तो डेबिट किया गया है ना ही आपका क्रेडिट किया गया है, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है। देखिए, जो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये प्रविष्टि है उसको हमने दर्ज ही नहीं किया, ना हमने बताया है कि वो आया है या हमारा गया है, पैसा आया या गया हमने कहीं भी दर्ज नहीं किया है। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या होती है, तो इस प्रकार की त्रुटि होती है आपकी पूर्ण चूक त्रुटि होती है। कैसी होगी, पूर्ण चूक त्रुटि होती है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखा भी नहीं सकते, इसे हम लोग दिखती भी नहीं है ये त्रुटि, काफी ज्यादा हम लोग का महीन त्रुटि होती है। हम लोग कहेंगे इसको, यह सबसे महीन जो होती है त्रुटि वो आपकी कौन सी होगी, आपका पूर्ण चूक त्रुटि ही होगी। इसको सबसे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे कम, या हम लोग बहुत ही ऐसे कहेंगे कि बहुत ही आसानी से नहीं दिखती, बहुत ही हम लोग कहेंगे कठिनता से एक त्रुटि हमें नजर भी आती है। सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। वही बात है कि जिसका आने का जो आया नहीं है वो तो गया कैसे होगा, यानी जिसकी एंट्री नहीं हो उसकी एग्जिट ही नहीं मानी जाएगी। यदि एंट्री हो जाती है तो एग्जिट समझ में आता है कि हाँ एग्जिट तो कहीं हुआ होगा, यदि एग्जिट दर्ज हो जाती है यानी एंट्री उसकी कहीं से होगी। जिसकी एंट्री और एग्जिट दर्ज नहीं हुई है उसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवेंचरों का मोचन, इसके बारे में बात की गई है। डिवेंचरों का मोचन समतुल्य पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है। डिवेंचरों के प्रीमियम पर मोचन के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को क्या माना जाता है, दिए जाने वाले प्रीमियम को क्या माना जाता है, इसका हम देखिए तो पूंजीगत लाभ, और इसे क्रेडिट किया जाता है राजस्व लाभ, और उसे क्रेडिट किया जाता है अस्थायी राजस्व व्यय। अगला कह रहा है पूंजीगत हानि, और इसे जारी करने के समय डेबिट किया जाता है। कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है, कौन इसका सही आंसर होगा। चलिए, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या होगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा पूंजीगत हानि। क्या होगा आपका, पूंजीगत हानि, उसे जारी करने के लिए डेबिट किया जाता है। सही आंसर क्या है उसका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण बैंक द्वारा पासबुक में प्रविष्टि किए जाने वाले लेकिन कंपनी द्वारा नगद बही में प्रविष्ट ना किए जाने वाले उपलब्ध होने वाले अंतर का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन द्वारा देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि कौन सा ऐसा कारण है जो बैंक द्वारा पासबुक में प्रविष्टि किए जाने वाले लेकिन कंपनी द्वारा नगद बही में प्रविष्टि ना किए जाने वाले से उत्पन्न होने वाले अंतर का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन देखते हैं, जारी किया गया चेक जिसे बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगला देखते हैं,
ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई राशि, तो यही आपका होता है। ठीक है, ये आपका किस प्रकार से होगा कि देखिए, जब ग्राहक है अपने बैंक में पैसा जमा करता है, तो जो उसकी पासबुक होती है, उसमें तुरंत चढ़ा दिया जाता है कि हाँ, आपका पैसा बैंक को प्राप्त हो गया है। लेकिन जो बैंक आपकी जो कंपनी होती है वो ऐसे नहीं मानती है। कंपनी तब तक नहीं मानेगी जब तक उसको मिनी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, या हम लोग कहेंगे जो बैंक स्टेटमेंट जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक वह नहीं मानेगा। तो जो कस्टमर को जो बैंक अकाउंट में सीधी धनराशि जमा होती है, वो इसका अंतर मुख्य होता है। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में बात की जा रही है कि इसके प्रावधानों और सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक कंपनी को डिवेंचरों के मोचन के लिए किस तिथि तक डिवेंचर मोचन निवेश, इसके बारे में बात की जाए, में निवेश करना आवश्यक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका? ये इसका सही आंसर होगा सी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक इसको किया जाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन। यदि किसी कंपनी द्वारा एक लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, क्या है? लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, फिर क्या कहता है कि जिसके परिणाम स्वरूप चालू अवधि या भविष्य की अवधियों में भौतिक प्रभाव पड़ता है, तो लेखांकन मानक के अनुसार या लेखांकन मानक ES1 के अनुसार इसका परिणाम क्या होगा? इसके परिणाम क्या होगा, ये बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि परिवर्तन को जब तक दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक क्या है, वैधानिक आवश्यकताओं की पूरा ना किया ना जा सके। ठीक है, अगला देखते हैं। परिवर्तन का वित्तीय विवरण में खुलासा किया जा सकता है, लेकिन इसके वित्तीय प्रभाव का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। अगला देखते हैं। परिवर्तन और इसके वित्तीय प्रभाव को नोट्स टू अकाउंट में प्रकट किया जाना चाहिए। और लास्ट हमारा कहता है कि परिवर्तन के पूर्ण व्यापी आधार पर क्या है, परिवर्तन के पूर्ण व्यापी आधार पर लागू किया जाना चाहिए। परिवर्तन के पूर्ण आधार पर लागू किया जाना चाहिए। कौन सा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का? चलिए, तो इसमें हम लोग बात करते हैं यदि, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा परिवर्तन और उसके वित्तीय प्रभाव। क्या है आपका? परिवर्तन और उसके वित्तीय प्रभाव को नोट्स टू अकाउंट में प्रकट किया जाना चाहिए। किसमें? नोट्स टू अकाउंट में प्रकट किया जाना चाहिए। सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। साझेदार की सेवानिवृत्ति, ठीक है, साझेदार की सेवानिवृत्ति की बात की जा रही है के समय उसे भुगतान की जाने वाली शेष राशि को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट करने के बाद निम्नलिखित में से कौन से रूप में उसे दिखाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते क्या कह रहा है हमारा। सेवानिवृत्ति साझेदार के चालू खाते में दिखाया जाएगा, सीधे लाभ और हानि वियोजन खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, शेष साझेदारों के पूंजी खाते में वितरित किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि यदि तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो सेवानिवृत्ति साझेदारों को ऋण खाते में बनाकर उसके बैलेंस शीट के देयता पक्ष में कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही आपका ठीक हो जाएगा। यदि साझेदार क्या है, आपका सेवानिवृत्त हो रहा है और उसे पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उसका जो बचा पैसा होगा उसके कैसे बनाया जाएगा, उसका ऋण खाते में तब्दील कर दिया जाएगा। और जो कंपनी होगी इस प्रकार से करता है, कंपनी है उससे ऋण लिया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा उसका? डी इसका सही आंसर होगा, डी। आगे क्वेश्चन। यदि किसी कंपनी का स्टॉक टर्नओवर अनुपात जो है, कंपनी का स्टॉक टर्नओवर अनुपात 8 बार है और औद्योगिक औसत कितना है? 4 बार है, तो इसका क्या तात्पर्य है? यानी हम लोग जो टर्नओवर कितना हो रहा है वो आपका 8 हो रहा है, और जो आपका कह रहे हैं जो औद्योगिक औसत है कितना है, वो आपका 4 है। चलिए, तो क्या तात्पर्य ये दिखाया गया है? कंपनी का स्टॉक बहुत पुराना है और उसकी मांग नहीं है। ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कहेंगे मांग तो काफी ज्यादा, 8 बार उसकी मांग हो रही है, जिसका टर्नओवर है 8 है, और जो कंपनी बना के नहीं पा रही, 4 ही बना पा रही है। कंपनी की बिक्री कम है और स्टॉक का स्तर बहुत अधिक है। ये तो आपका नहीं होगा, कंपनी की बिक्री अधिक है और स्टॉक बहुत ही स्तर है, हम लोग कहेंगे ये आपका कम है। आगे देखिए। कंपनी अपने स्टॉक को बिक्री में बहुत कुशलता से बदल रही है। ये तो आपका ठीक होगा। और कंपनी का स्टॉक स्तर बहुत कम है और उत्पादन में बाधा आ रही है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। जो इसके स्टॉक है इसकी बिक्री में बहुत कुशलता है, क्योंकि आपका 8 बार बिक्री हो रही है, और क्या है, और जो हम लोग कहेंगे, और देखिए जो इसका औद्योगिक औसत गुना 4 है, तो हम लोग कहेंगे ये कंपनी बना कम पा रही है, लेकिन जो इसका बिक्री हो रही है वो काफी ज्यादा अधिक हो रही है, यानी उसकी कंपनी के बिक्री में कुशलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैंक समाधान विवरण क्या है आपका? बैंक समाधान विवरण
तैयार करने के लिए आवश्यक दो प्राथमिक अभिलेख क्या हैं? दो प्राथमिक अभिलेख क्या हैं? तो वही आपके होते हैं, एक आपका कैश बुक हो जाता है, एक आपका पासबुक या बैंक स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नकद बही और बैंक कॉलम और पासबुक बैंक विवरण। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वरीयता शेयर, जो आप वरीयता की बात की जा रही है, वरीयता शेयरों के विमोचन में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं कि वरीयता शेयरों का विमोचन केवल पूंजीगत आरक्षित में किया जाएगा, इससे किया जा सकता है। वरीयता शेयरों का विमोचन केवल केवल पूरी तरह से प्रदत्त होने के लिए किया जा सकता है। अगला कहता है वरीयता शेयरों का विमोचन केवल उनके निर्गम की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि विमोचन के लिए पूंजी मोचन आरक्षित, या हम लोग कहेंगे इसको अनिवार्य नहीं है। क्या है आपका? जो विमोचन के लिए पूंजी मोचन आरक्षित जो है, ये आपका अनिवार्य नहीं है, ये आपका अनिवार्य नहीं है। कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है? तो ये आपका क्या होगा? तो आपका हो जाएगा कि वरीयता शेयरों को विमोचन के पूरी तरह से प्रदत्त होने के लिए किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर होगा, बी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियां और देयताओं को पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? चलिए देखते हैं। ताकि नए साझेदारों को भविष्य में किसी भी लाभ या हानि से बचाया जा सके, ये आपका ठीक हो सकता है। अगला देखिए, क्योंकि कानूनी रूप से यह अनिवार्य है, ये कोई अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, ये कोई अनिवार्य नहीं होता है, करना चाहे तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला देखिए, ताकि पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदार के बीच उनके पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में वितरित किया जा सके, यही आपका ठीक होगा। क्योंकि क्या है, जब हम लोग मूल्यांकन करेंगे तो जो हमारा जो पुराना हमारा साझेदार है, उसको भी तो पैसा चाहिए होगा। वो तो बताएगा कि हाँ, हम जब थे तो हमने कितना लाभ कमाया था, और जो नया साझेदार आया है उस समय कितना लाभ से डिवाइड किया जाएगा। तो पुराने जो लोग हैं उनका पहले निपटारा कर दिया जाए, तो इसके लिए पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर होगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नकदी प्रवाह विवरण की अप्रत्यक्ष विधि, नकदी प्रवाह की अप्रत्यक्ष विधि के तहत सद्भावना अपलेखन को शुद्ध लाभ के, इस बार बात करिए, को शुद्ध लाभ में वापस क्यों जोड़ा जाता है? वापस क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि यह परिचालन व्यय है, क्योंकि यह वित्त पोषण गतिविधि है, क्योंकि यह एक गैर नगद व्यय है। यही आपको हो जाएगा, क्योंकि यह गैर नगद व्यय है। ठीक है, कौन सा सही इसका आंसर होगा? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी का डेट टू टोटल स्टेट अनुपात 0.75 अनुपात 1 है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं। कंपनी की कुल संपत्ति का 75% जो है बाहरी ऋण द्वारा वित्त पोषित है। कंपनी का 75% मालिकों की इक्विटी द्वारा वित्त पोषित है। कंपनी जो है इसकी लाभप्रदता बहुत अच्छी है, और कंपनी की अल्पकालिक तरलता बहुत मजबूत है। कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है? चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा कि कंपनी की कुल संपत्ति का 75% जो है वो कंपनी के मालिकों की इक्विटी द्वारा वित्त पोषित किया गया। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर होगा, बी। और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज की क्लास का। वीडियो पसंद आए तो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट का क्वेश्चन यही हमारा कह रहा है कि व्यवसाय शुरू करने से पहले किए गए व्यय जैसे कानूनी शुल्क, पंजीकरण शुल्क को क्या कहा जाता है? जो आपके कानूनी शुल्क है और पंजीकरण शुल्क है, इसको क्या कहा जाएगा? राजस्व व्यय कहा जाएगा, प्रारंभिक व्यय कहा जाएगा, अस्थगित राजस्व व्यय कहा जाएगा, या संचालन व्यय कहा जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले व्यय किया है तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या हमारा ये हमारा प्रारंभिक व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रारंभिक व्यय कहलाएगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को एंड करने से पहले मैं पुनः बताना चाहूंगा हमारे बैच के बारे में, जो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप एग्जाम वेब पर। मात्र 350 रुपए में एक उस पे आपको बैच मिलने वाला है। यदि आप कूपन को इस्तेमाल करते हो FEST 100
और बैच में आपको क्या मिलने वाला है, तो बैच में आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी हिंदी माध्यम में कवर कराया जाएगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यदि आप अपनी तैयारी को बूस्टर देना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास को एंड करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो अकाउंटिंग के सीरीज की 5वीं क्लास होगी और लास्ट क्लास हमारी होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।